प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण नोट व हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित पत्र पत्रिकाओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, चाहे वो भारतीय द्वैदियों की हो, द्वैदियों की हो या फिर उसके बाद की आधुनिक काल की हो, उन पत्रिकाओं के विषय में हमने पढ़ा था कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती है, कैसे साप्ताहिक है, मासिक है या त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण जो नोट है वो देख लेते हैं। बंगाल गजट, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, हिक्की गजट, इसको बंगाल गजट भी बोलते थे, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर हिक्की गजट का प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780 को। भारत का प्रथम पत्र था ये, ठीक है। भारत का पहला पत्र पूछा जाए तो क्या बताओगे? बंगाल गजट या कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर या फिर हिक्की गजट के नाम से भी प्रसिद्ध था, जो 29 जनवरी 1780 को निकला था और भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। इसके संपादक कौन थे? जेम्स आर्म्स हिक्की थे, आर्म्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे, इसलिए इसको हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भाषा अंग्रेजी थी, अंग्रेजी भाषा में संपादित हुआ था, अंग्रेजी भाषा में निकला था। हिंद केसरी माधवराव स्प्रे ने 13 अप्रैल 1908 में छापना आरंभ किया। ये मराठी में तिलक द्वारा संपादित केसरी का हिंदी संस्करण है। यानी कि हिंद केसरी जो समाचार पत्र है कब निकला था, किसने निकाला था, उसके बारे में बताना है। तो कब निकला था? 1908 में, और माधवराव स्प्रे द्वारा निकाला गया था। ये 13 अप्रैल 1908 को छापना आरंभ किया था उन्होंने। मराठी भाषा में जो तिलक जी ने प्रकाशित किया था, संपादित किया था पत्र, उसका हिंदी संस्करण था, ठीक है। हिंदुस्तान पत्र इंग्लैंड से हिंदी व अंग्रेजी में छपता था। हिंदुस्तान पत्र का जो संपादन होता था, कहाँ से संपादित होता था? वो इंग्लैंड से होता था। भाषा कैसी थी? हिंदी थी, अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में ये छपता था। कौन सा? हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तान समाचार पत्र की भाषा क्या थी? हिंदी और अंग्रेजी। और कहाँ से निकलता था? ये इंग्लैंड से। उसके आगे है, हिंदुस्तान पत्र के संपादक राजा रामपाल सिंह थे। हिंदुस्तान पत्र के संपादक राजा रामपाल सिंह थे तथा ये दैनिक पत्र था। हिंदुस्तान कैसा पत्र था? दैनिक पत्र। देखिए कई बातें आ गई इसके विषय में कि कहाँ से निकलता था ये? इंग्लैंड से। भाषा कौन सी थी? हिंदी व अंग्रेजी। और इसके संपादक कौन थे? राजा रामपाल सिंह थे। और कैसा पत्र था ये? दैनिक पत्र था। मुक्तिबोध की रचनाएं पहली बार वसुधा पत्रिका में छपी। गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम सभी ने सुना है, जो साहित्य प्रेमी है। तो उन्होंने वसुधा पत्रिका में अपनी रचनाओं को पहली बार छापा था। बनारस हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र था। बनारस अखबार, बनारस अखबार हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ध्यान है, हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? समाचार सुधा वर्षन, ठीक है। और ये हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र बनारस अखबार। बंगतूत समाचार पत्र बंगला, हिंदी, उर्दू व फारसी में छपता था। ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र जो 4 भाषाओं में छपता था, तो वो क्या है? बंगतूत पत्र। कितनी भाषाएं हैं? 4। कौन कौन सी? बंगला है, हिंदी है, उर्दू है व फारसी। इन भाषाओं में बंगतूत समाचार पत्र छपता था। आगे है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्र महात्मा गांधी जी ने हिंदी, गुजराती, उर्दू व अंग्रेजी, ये भी 4 भाषाओं में। यानी कि इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है वो किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का है।
और कितनी भाषाओं में? 4 में। कौन कौन सी है? हिंदी है, गुजराती है, उर्दू है, फारसी, सॉरी अंग्रेजी। इन भाषाओं में ये इंडियन ओपिनियन निकलता था। यंग इंडिया पत्र भी किसका था? गांधी जी का। इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया दोनों ही पत्र किसके थे? गांधी जी के थे। और इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में, गुजराती, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में निकलता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली बारी है इनके बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ किसने किया था? आप सोच के बताइएगा, आपको समय दिया जा रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ किसने किया था? इनकी कहाँ से शुरुआत होती है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की? बताइएगा। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा सही उत्तर? गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभ किया था। साहित्य का इतिहास, इसका ग्रंथ कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ था इनका ग्रंथ, ये आपने पहले भाग में देखा है। उसके विषय में अच्छे से जानकारी आपने ली है। आप लिंक पे क्लिक करके पहले की वीडियो देख सकते हैं। साहित्य का इतिहास, जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास, ये कथन किसका है? ये भी हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि कथन है किसके हैं, तो किसका है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम कुमार वर्मा। इन चारों में से एक है। कौन है? एक सोच लिया होगा अभी तक। और सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है या फिर इतिहास है? प्रतिबिंब भी आ सकता है, इतिहास भी आ सकता है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। अगला है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? कौन सी भाषा में लिखा गया था? पहला इतिहास ग्रंथ यहाँ पे गारहतासी का है। गारहतासी ने किस भाषा में अपने ग्रंथ को लिखा था? बताइएगा। फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। आगे आचार्य रामचंद्र के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। अभी विकल्प एक ही आपके पास, हिंदी साहित्य का अतीत है और 3 विकल्प और हैं। आपने पता चल गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? क्या है? चलिए विकल्प भी देख लीजिए और अब बताइए क्या नाम है। हिंदी साहित्य का अतीत, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास? हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है। प्रश्न नंबर 5 है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा? इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? वस्तुपरक रहा या फिर तथ्यपरक रहा या फिर आदर्श मूलक रहा या फिर आदर्श मूलक या एवं अध्यात्मवादी रहा? कैसा रहा इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण? कैसा रहा? सही उत्तर हो जाएगा आदर्श मूलक। कैसा रहा? आदर्श मूलक रहा। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी मानी जाती है? वर्णानुक्रम, कालानुक्रमी या वैज्ञानिक या फिर विधि वाली? ये इतिहास लेखन की पद्धति है और हमें बताना कि सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है। और ये हमने जब महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति है। आपका जो भी उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है हिंदी साहित्य इतिहास के विषय में सभी जानकारी आपको यहाँ मिलती है और इस जानकारी को आप हार्ड कॉपी पुस्तक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक आप फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला यादव। इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं और बाकी लगभग सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर सिलेबस 9th 10th 11th 12th कुछ कविताएं, कुछ जी के प्रश्न भी होते हैं, इसलिए आप सहयोग कीजिएगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस को।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति विधेयवादी पद्धति है। किसकी, कौन सी है, विधेयवादी। और विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है, तेन है। कौन है, तेन। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन के लिए किस पद्धति का अनुसरण किया। वैज्ञानिक, वर्णानुक्रम, विधेयवादी या कालानुक्रमिक। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है, विधेयवादी पद्धति है, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया था। आगे, जॉर्ज गिरिस ने मिस्र बंधुओं ने साहित्य इतिहास लेखन के लिए किस पद्धति का अनुसरण किया। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। अब जॉर्ज गिरियर्सन और मिस्र बंधुओं ने इतिहास लेखन के लिए, कौन सा, साहित्य इतिहास लेखन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया, कालानुक्रम के अनुसार, यानी कि काल कर्मानुक्रम के अनुसार कि पहले कौन से कवि, फिर कौन से, फिर कौन से, या विधेयवादी को, या वैज्ञानिक, या वर्णानुक्रम पद्धति को, वर्णों के साथ पहले कौन सा बढ़ाएगा फिर कौन सा बढ़ाएगा, उस हिसाब से। तो जॉर्ज गिरियर्सन और मिस्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था। इन्होंने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा था कि सबसे पहले कौन सा कवि हुए, फिर कौन से, फिर कौन से, उस पद्धति को अपनाया। किसने, गिरियर्सन ने और मिस्र बंधुओं ने। विधेयवादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया है। वर्णानुक्रम किसका होगा, ये आगे देखते हैं। वैज्ञानिक किसका होगा, ये भी आगे देखते हैं। चलिए आगे है, आ गया है आपका कि वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किसने किया। वर्णानुक्रम पद्धति का साहित्य इतिहास लेखन किस विद्वान ने प्रयोग किया था, तो ये क्या हो जाएगा, गार्सा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर। गार्सा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया था। याद रखिएगा, वर्णानुक्रम पद्धति किसने किया था, गार्सा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने। और हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया, किसका था, गार्सा दत्तासी का। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1839 में। कब शुरुआत हुई थी इस इतिहास ग्रंथ लेखन की, 1839 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकरण श्रृंखला विद्यमान है। ये कथन किसका है, ये कथन भी जब हमने महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे उस समय हमने पढ़ा था। हेगल का है, डार्विन का है, या फिर तीन का, या फिर मार्क्स का है, किसका है। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकरण श्रृंखला विद्यमान। ये कथन किसका, हमें ये बताना है। और ये कथन किसका है, परीक्षा में बहुत बार आया है, स्टैट की वॉइस स्क्रीनिंग की हो, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। और ये कथन है हीगल का। किसका है, हीगल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से निवेदन कर रही हूँ, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपके पैसे नहीं लग रहे, मेरा उत्साहवर्धन होगा। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। लगभग 5000 कवियों का। कौन सा ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज है, या हिंदी साहित्य के इतिहास है, फिर मिस्र बंधु विनोद है, हिंदी साहित्य का अतीत है। कौन से ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण है, हमें ये बताना है। और वो ग्रंथ है, आपका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। और अब मैं लिखती हूँ मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। नागरिक पंचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के कितने खंड हैं। नागरिक पंचाणी सभा ने प्रकाशित किया था हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, और इसमें खंड है 15 है, 12 है, 18 या फिर 10 है। कितने खंड है ये आपको बताना है, आपने बता दिया होगा। और है इसमें 18 खंड। कितने हैं, 18 खंड। नागरिक पंचाणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के छठवें खंड रीतिकाल के संपादक कौन, 18 खंड है। उनमें जो छठा खंड है उसके संपादक कौन है, हमें ये बताना है। डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर नामवर सिंह है, या फिर आचार्य शुक्ल है, या फिर श्याम सुंदर दास है। कौन है छठे खंड के संपादक। और इसका सही उत्तर है, क्या है, डॉक्टर नगेंद्र। कौन है, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य इतिहास नामकरण की दोहरी प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया। दोहरी यानी कि दो नामकरण किसने किए थे।
इस प्रवृत्ति का प्रचलन किसने शुरू किया? आचार्य प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर नगेंद्र है, और इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धोरी नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किया था। दो नामकरण किए थे। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 16, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा उल्लेखनीय ग्रंथ किसने लिखा ये बताना है। तो पता चल गया होगा किसने लिखा। सबसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य इतिहास के लिए कौन है, कौन जाना जाता है? और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। कौन है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। इतिहास ग्रंथ कौन सा है वो आपने सोच लिया होगा, आगे हो सकता है इस तरह का प्रश्न आए। चलिए निम्न में से अलग युग्म छाटिए, हमें अलग बताना है, ग्रंथ बता रखे हैं कौन सा किसका है, अगर कोई गलत है उसको हमें अलग करना है, उसको छाटना, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखते हैं कौन किसका है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बिल्कुल सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सही है, बिल्कुल, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है ये। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा था। बचेगा एक, वही गलत होगा। क्या है ये? शिव सिंह सरोज, आचार्य शुक्ल नहीं, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? ये गलत है, यहाँ पे यही उत्तर हो जाएगा। शिव सिंह सरोज किसकी है? शिव सिंह सेंगर की है। तो गलत हमने छाट दिया है, अलग कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य, गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का वर्णन। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है, इनका ग्रंथ है, और इसमें 1000 कवियों का विवरण है, बिल्कुल सही है ये। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल सही है, ये भी 1929 में प्रकाशित हुआ था इनका। गाथा दत्तासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक, हाँ बिल्कुल सही है। गाथा दत्तासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक है, ये भी सही है। चौथा बच गया, यही गलत होगा। हिंदी साहित्य का अतीत डॉक्टर नगेंद्र, ये गलत है। हिंदी साहित्य का अतीत ये किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये डॉक्टर नगेंद्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? कौन सी शताब्दी से माना है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ? कौन से साहित्य से माना है? 12वीं से, 10वीं से, 15वीं या फिर 11वीं से? उत्तर होगा 10वीं शताब्दी से। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। अगला है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नहीं, प्रश्न नंबर 20, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? 3 ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, एक नहीं है, उस नहीं का चयन करना है। कौन सा नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनका ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अधिकार, ये भी इनका ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी इनका ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये किसका है? ये अभी बताया था, किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो यही इसका क्या है? गलत है। और क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का अतीत, ये इनका ग्रंथ नहीं है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने डिंगल साहित्य का वर्णन किस काल में किया था? चलिए मैं बता दूं आपको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नामकरण किया था। सबसे पहले उनका संधिकाल था 750 संवत से 1000 तक, और 1000 से 1375 तक संधिकाल। फिर उनका चालकाल था 750 से 1000 तक संधिकाल, 1000 से 1375 तक चालकाल था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने डिंगल साहित्य का वर्णन अपने संधिकाल में किया है या चालकाल में किया? जो नामकरण उन्होंने संधिकाल और चालकाल दोनों ही किए थे ना,
उनमें से कौन से काल में उन्होंने डिंगल साहित्य का वर्णन किया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या बताओगे, सोचो। चारण काल। और इस चारण काल का समय क्या था इनके अनुसार, 1000 से 1375 संवत। ठीक है। चारण कवियों ने रासों ग्रंथों में जिस भाषा का प्रयोग किया उसे क्या नाम दिया था? चारण कवियों ने, जो भाट कवि थे, उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो क्या पिंगल थी, या फिर डिंगल थी, या राजस्थानी भाषा थी, या फिर बंगाली? बंगाली हो नहीं सकती, राजस्थानी हो सकती है, डिंगल हो सकती है, पिंगल हो सकती है, इन तीनों में से बताइएगा। और चलो राजस्थानी भी उनकी भाषा नहीं थी, चारों की, डिंगल और पिंगल दोनों थी, इनमें से आप बताओ क्या होगा? डिंगल। भाटों ने, चारणों ने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न है हमारे पास हिंदी साहित्य के और बहुत अच्छे हैं। मिश्र बंधुओं ने निम्न में से मिश्र बंधु निम्न में से कौन नहीं है? आपको ध्यान हो इस प्रश्न के, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी वो? टू श ग, टू श देख लो, श्याम बिहारी है, सुख बिहारी है, सुखदेव बिहारी, टू श दो श हो गए, और ग गणेश बिहारी। ठीक है, ये तीनों हो गए, और कृष्ण बिहारी में, कृष्ण देव बिहारी में नहीं है। अब चारों होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो ट्रिक क्या थी? टू श ग, टू से कौन से हो गए? सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, ग से गणेश बिहारी। ठीक है, तो इसका पता चल गया। अगला है, आदिकाल को चाण व संधि काल किसने कहा? अभी अभी प्रश्न आया था, ये नामकरण किसने किया था? नामकरण क्या था इसके विषय में मैंने आपको बताया था अभी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चाण व संधि काल किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 विक्रमी संवत से माना है? किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 विक्रमी संवत से माना है? हमें ये बताना है। सोचो क्या होगा आपका, कहां से माना है, सोचिएगा फिर बताइएगा। 1050 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से माना है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित? ये प्रश्न भी पहले आ चुका है। एक ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, कब प्रकाशित हुआ था? ये कब हुआ था? 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न पीछे आ चुका है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था? आधुनिक काल, वर्तमान काल, गद्य काल, या इनमें से कोई? आधुनिक काल दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति बताया था ना कि इसकी जन्मदाता कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और उन्होंने आधुनिक काल को, एक तो आधुनिक काल हो गया, और दूसरा नाम क्या दिया था वो बताना है। तो उनका दूसरा नाम क्या है? गद्य काल। क्या है? गद्य काल। गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का आरंभ कब से माना है? हर विद्वान ने अपने हिसाब से काल का आरंभ अपने अनुसार समय दिया है। गणपति चंद्र गुप्त ने कब माना है? इसका हो जाएगा, सोचो क्या होगा, आप अपना चयन कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। कर लिया होगा आपने चयन, और होगा इसका 1857। गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का आरंभ 1857 से माना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ किसका है? ये प्रश्न स्क्रीनिंग परीक्षा में आया हुआ था। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, या डॉक्टर राम नामवर सिंह है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये जो ग्रंथ है ये है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। किसका है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। निम्न में से असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा गलत है वो बताना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है ये ग्रंथ, और 1938 में प्रकाशित हुआ था। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। इनका आलोचनात्मक इतिहास किनका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का 1938 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही है। शिव सिंह सेंगर
शिव सिंह सरोज का ग्रंथ, हाँ ये इसके विषय में मैंने बातचीत की है, हो चुका है ये। 1000 कवियों का वर्णन है इसमें और ये इन्हीं का ग्रंथ है, ठीक है। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल 1883 है, ये बिल्कुल सही है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ किसका है? गासा दत्तासी, नहीं ये डॉक्टर ग्रियर्सन का है। किसका है? डॉक्टर ग्रियर्सन का है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ ग्रियर्सन क्या है? ये क्या है? इसमें असत्य कथन है। इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन से नंबर का प्रश्न ये देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध एवं जैन साहित्य का वर्णन किस काल में किया है? उन्होंने दो नामकरण किए थे ना, एक था संधि काल और दूसरा था क्या था? चाण काल। उन्हें सिद्ध और जैन साहित्य का वर्णन किस काल में किया ये बताना है। संधि काल, चाण काल, आदिकाल नहीं हो सकता, वीरगाथा काल नहीं हो सकता, दो ही नामकरण किए उन्होंने, संधि काल और चाण काल। अब हमें बताना है कि सिद्ध और जैन साहित्य का वर्णन उन्होंने किस काल में किया है। तो क्या बताओगे? संधि काल। क्या बताओगे? संधि काल। सिद्ध और जैन साहित्य का वर्णन संधि काल क्या? चाण काल में चारणों घाटों के वर्णन किया है। राष्ट्र काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा की स्थापना किसने की? यानी कि राष्ट्र काव्य परंपरा की स्थापना किसने की थी हमें ये बताना है। और विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा या टिक्कम सिंह तोमर। इन चारों में से किसने की थी ये चूज करना है, ये बताना है। और सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने राष्ट्र काव्य परंपरा का आरंभ किया था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद कब किया था? कब किया था इन्होंने इस ग्रंथ का अनुवाद? 1957 में, 1958 में या 1980 में या 1950 में? इसका सही उत्तर होगा 1957 में। कब किया था? 1957 में। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सर्वप्रथम चाण काल नाम किसने दिया था? आरंभिक काल को चाण काल संधिकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि चाण काल नाम सबसे पहले किसने दिया था ये बताना है। उसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांस्कृत्यायन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हम क्लिक करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को लॉक कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले चाण काल कहा था ग्रियर्सन ने, ठीक है। नामकरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया था चाण काल संधि काल, लेकिन सबसे पहले चाण काल शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य के लिए किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। इतिहास साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। 4 विधियां हैं, चारों में एक विधि लेखन की विधि नहीं है, उसका चयन करना है। अकारादिक्रम, प्रस्तुति, प्रवृत्ति मूलक क्रम, रचनाओं का कालक्रम और लेखकों का कालक्रम। लेखकों का कालक्रम सही है, लेखकों के कालक्रम के अनुसार लिखा है। रचनाओं का कालक्रम भी सही है और प्रस्तुति प्रवृत्ति मूलक भी सही है। अकारादिक्रम ये नहीं है। तो साहित्य इतिहास लेखन की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? क्या विकल्प सही होगा? ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना। इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं और ये प्रश्न अक्सर हमारे गलत हो जाता है जब हमें सन का पता नहीं होता है। तो कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया था ये हमें पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो उत्तर होगा वही होगा सही। अब देखिए ग्रंथ कौन कौन से पहले विकल्प में पता चल जाएगा। मिश्र बंधु विनोद है, शिव सिंह सरोज है, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। सबसे पहले हम करते हैं मिश्र बंधु विनोद, किसका? मिश्र बंधुओं का है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। और इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी ये गार्सद तासी का ग्रंथ है। और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ
नॉर्दर्न हिंदुस्तानी जॉर्ज गियर्सन का ग्रंथ। सभी के नाम पता चल गए। अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा लिखा था। सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था? गाथासी का था। अब गाथासी का ग्रंथ कौन सा है हमारा? ये रहा, इस्तवाद द लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे सब में क्या सबसे पहला ग्रंथ इसी का नाम है? नहीं, इसी में सबसे पहले ग्रंथ है, ठीक है। और ये कब लिखा गया था? 1839 में। फिर है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का है, ये पहले भी आया था 1883 में। फिर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये लिखा गया था 1888 में, ठीक है, 1888 में। और मिस्र बंधु विनोद ये 1913-14 में, इसके 3 भाग 1913 और 14 में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया है? हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे पहले क्या आएगा? इस्तवाद द लिटरेचर हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिस्र बंधु विनोद। यही क्या है? सही विकल्प है। संत बता दिए सभी के, कौन सा ग्रंथ किसका है ये भी बता दिया है। और आज की कड़ी यही समाप्त होती है। अगली क्लास में आगे के प्रश्न लेंगे। तब तक गुरुमिला यादव हिंदी क्लासेस में बने रहेगा, अपना सहयोग दीजिएगा, साथ ही लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले, आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिले। आपका दिन शुभ हो।